मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और हम लोग 2016-17 के ऑनलाइन प्रश्न पत्र यूपीएसआई के मैथ सेक्शन की सॉल्विंग कर रहे थे, जिसमें से अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के। मैंने आपको बताया था कि जो 2017 में एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें 27 ऑनलाइन पेपर का कलेक्शन मैंने किया है, उसमें से टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे पहला टॉपिक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट लिया है, तो इसमें हर पेपर में 3 से 4 प्रश्न, किसी में 3 किसी में 4, मैक्सिमम 3 पूछे गए हैं। तो इस तरह से 27 पेपर के 80-85 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसको पहले वीडियो में 11 क्वेश्चन, दूसरे वीडियो में 13 क्वेश्चन और ये तीसरा वीडियो है, इसमें 15 क्वेश्चन होंगे और ये 25 नंबर से स्टार्ट होगा। तो इसके पहले के भी आप देखेंगे और टोटल एक टॉपिक यानी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये मान करके आप चलिए कि 7 से 8% मैथ सेक्शन का आप पेपर क्लियर कर लेते हैं। यानी 40 में 3 सवाल का मतलब है कि 7.5% पेपर आपका क्लियर हो गया है। और ये हर पेपर में 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। इसके पहले के 24 क्वेश्चन 2 वीडियो में दिए हैं, जो नए लोग हैं उसे देख सकते हैं। ऑल्विन 10% लाभ पर बॉब को एक कैलकुलेटर बेचता है। बॉब 30% का लाभ लेकर क्लार्क को बेचता है। यदि क्लार्क इसके लिए 2860 रुपये भुगतान करता है तो किस कीमत पर ऑल्विन ने इसे खरीदा था। एक चीज़ तो क्लियर है कि पहले वाले दोनों व्यक्ति इसे लाभ लेकर के बेच रहे हैं और तीसरे व्यक्ति ने जो अमाउंट पेमेंट किया है उससे तो काफ़ी कम अमाउंट पर पहले व्यक्ति ने खरीदा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का आपको बहुत ही अच्छा सा तरीका बताता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी चीज़ की जो कॉस्ट होती है वो नेचुरली 100% होती है। अगर वो लाभ के रेफरेंस में जा रही है तो 100 प्लस हो जाएगा और हानि के रेफरेंस में जा रही है तो 100 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ दोनों लाभ हो रहे हैं तो ये 100 प्लस होगा और हमें चाहिए इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो सबसे पहले ऑल्विन ने खरीदी थी। तो देखिए 2860 रुपये में ये फाइनली तीसरे व्यक्ति ने खरीदा है, तो आप इसको 2860 रुपये ये तीसरे व्यक्ति का हो गया। ठीक है, 2860 रुपये में तीसरे व्यक्ति ने खरीदा है। अच्छा, पहले व्यक्ति ने इसको 10% लाभ पर बेचा है तो आप लिख दीजिए 100/110। 10% लाभ का मतलब 110। दूसरे ने इसे 30% लाभ पर बेचा है तो ये 100/130 हो जाएगा और तीसरे का एग्जैक्टली अमाउंट दिया है। तो इस तरह से अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले ने 10% लाभ पे बेचा, हमें चाहिए 100%, यानी दिया है एसपी और चाहिए हमें सीपी। तो जो दिया है वो नीचे और जो चाहिए वो ऊपर, ये 1 पॉइंट हो गया। दूसरा फिर चाहिए 100%, दिया है 130%, तो ये हमारा 130% है, चाहिए हमें 100%, और ये हमारा 110% है और चाहिए हमें 100%। अब आप देखिए 1 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से, तो ये 100 हम ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 2 13 दूनी 26, 220 आ गया और ये 1 हो गया। अब 11 दूनी 22, यहाँ पे 20 आ गया, 100 से गुणा करेंगे, आंसर आ गया 2000 रुपये। यानी उस व्यक्ति ने, ऑल्विन ने 2000 रुपये में इस कैलकुलेटर को खरीदा था। बाय द वे कोई आपसे ये पूछ लेता कि बताइए बॉब ने कितने रुपए में खरीदा था, तो अगर बॉब ने कितने में खरीदा था तो आपको सिर्फ इतना हल करना था, 2860 ये लिखा था और इधर 100/130 आपको केवल करना था। तो 0 ये कैंसिल हो जाता, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2200 रुपये में बॉब ने खरीदा था। ये इस व्यक्ति ने 2200 रुपये में खरीदा था और इसने खरीदा था 2000 रुपये में, जबकि क्लार्क ने इसके लिए पेमेंट किया है 2860। तो जितना ज़रूरत हो उतना सॉल्व करें। अगर दूसरे व्यक्ति को पूछता तो सिर्फ इतना सॉल्व करते और पहले व्यक्ति को पूछ रहा है तो पूरा सॉल्व करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 नंबर पे, और इसको भी देखिए। यदि एक वस्तु की लागत दुगना हो जाती है, यदि एक वस्तु की लागत दुगना हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो 10% का नुकसान हो जाता है। 10% का नुकसान होता है। ठीक है, ये छूट गया है, यहाँ लिख देता हूँ। 10% का नुकसान होता है ना। मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा?
आपको बताना है कि मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा। सवाल एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सवालों में कोई ट्रिक्स नहीं लगती है और ना ही कोई इसके लिए फार्मूला है। ये तो डिपेंड करता है कि हमारी सामान्य समझ कितनी अच्छी है, हम चीज़ों को कितने बेहतर तरीके से समझते हैं, हमारा बेसिक और फंडामेंटल यानी कंसेप्ट हमारा कैसा है। अगर हमारा कंसेप्ट सही नहीं है तो कौन सी ट्रिक आप इसमें लगा देंगे, कोई ट्रिक का यहाँ पे मतलब नहीं है। इसलिए मैं ऐसे सवालों पे प्रेशर डालता हूँ, जोड़ देता हूँ कि ये वही सवाल हैं जो एट ए टाइम कन्फ्यूज़न पैदा करते कि कौन सा फार्मूला लगाएं। अगर रटे रटाए तरीके से आपने पढ़ा है फार्मूला और ट्रिक्स तो कौन सी ट्रिक्स अप्लाई कर देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये सामान्य समझ पर डेवलप करता है आपके। यदि एक वस्तु की लागत दुगना हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो 10% का नुकसान होता है, मीन्स हानि होती है। आपको बताना है कि बेसिक लाभ प्रतिशत क्या था। ठीक है, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, सपोज करिए कि आप 50 रुपये लागत है, यानी कॉस्ट किसी चीज़ की, लागत हम लिख लेते हैं, लागत 50 रुपये है किसी चीज़ की, ये हो गई। ये हमारी बेसिक लागत थी किसी वस्तु की, 50 रुपये मान लेते हैं आप, 500 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 50 रुपये लागत मान लिया। जब लागत दुगना हो जाती है तो क्या हो जाएगी, 100 रुपये लागत हो गई। अब 100 रुपये लागत हो गई तो बता रहा है लागत जब दुगना हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो 10% की हानि हो जाती है। जब लागत मूल्य दुगना होता है तो बिक्री मूल्य फिर क्या होगा, जब 10% की हानि हो रही है, 90 रुपये, यानी एसपी कितना हो गया, 90 रुपये। अच्छा, अब ये अपरिवर्तित है, ये चेंज नहीं हुआ है, लागत मूल्य दुगना हुआ तब 10% की हानि हुई। जब लागत मूल्य 50 था तब क्या होता था, तो जब लागत मूल्य 50 था तब तो 40 रुपये का लाभ हो रहा था और लाभ हानि की गणना प्रीवियस पे करेंगे और इंटू 100, इसका मतलब कि पहले 80% लाभ होता था। ये जवाब देने का तरीका है। एक वस्तु का लागत मूल्य जब दुगना होता है तो बिक्री मूल्य को जब चेंज नहीं करते हैं तो 10% की हानि हो जाती है। अच्छा, 100 रुपये की चीज़, 50 की चीज़ जब 100 की हो गई तो हम उसको 90 की बेच रहे हैं, क्यों भाई, 10% हानि हो रही है। तो जब 50 की थी तब तो बहुत फ़ायदा हो रहा था, 40 रुपये का फ़ायदा 50 पे हो रहा था, यानी 80%। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये आपके सामने 27 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, 27 नंबर है ना, इससे पहले 2 हो चुके हैं, 25 और 26 हो चुका है, ये 27 नंबर प्रश्न है। एक दुकानदार 55,000 रुपये में एक एसी बेचता है और उपहार के रूप में 5,000 रुपये का एक गिफ्ट देता है ग्राहक को, राइट। एक दुकानदार 55,000 रुपये में एक एयर कंडीशनर बेचता है और उपहार के रूप में 5,000 रुपये का एक गिफ्ट देता है। दुकानदार घर डिलीवरी के लिए 2,000 रुपये लेता है। यदि पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का मुनाफा होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि ग्राहक को उपहार वह नहीं देता। पूछा जा रहा है कि अगर दुकानदार जो 5,000 रुपये कीमत का गिफ्ट ग्राहक को दे रहा है, बाय द वे अगर वो गिफ्ट नहीं देता तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता। एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई 30% से तो ज़्यादा ही होता। क्यों, क्योंकि 5,000 रुपये और मिलने वाले हैं, तो कम से कम ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन हम नहीं लगाएंगे, यानी अगर तुक्का भी लगाना है तो इन पे कहीं लगाएंगे। क्लियर हो गए होंगे। अब इसका देखिए एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। आपकी 55,000 रुपये की एसी है, राइट, 55,000 रुपये की वो एसी देता है और वो 5,000 रुपये का गिफ्ट देता है। इसका मतलब है कि 5,000 रुपये का जब इसी में गिफ्ट दे देता है तो ये एसी हो जाती है 50,000 रुपये की, राइट। अब ये 50,000 रुपये की हो गई क्योंकि 5,000 रुपये का उसने गिफ्ट दे दिया विदाउट एनी चार्ज। तो जब विदाउट एनी चार्ज 5,000 रुपये का गिफ्ट दे दिया तो फिर एसी तो 50,000 रुपये की हो गई, ठीक है। अब 2,000 रुपये डिलीवरी चार्ज लेता है तो 2,000 रुपये और दुकानदार को मिलते हैं। इस तरह से 52,000 रुपये हो जाते हैं। इस 52,000 रुपये में वो कह रहा है कि मुझे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कि दुकानदार की कॉस्ट कितनी आ रही है ये देख लीजिए, ये 130% है और चाहिए आपको कॉस्ट यानी 100%, यहाँ से आ गया 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये दुकानदार की सीपी आ रही है इस पर। और बाय द वे अगर वो गिफ्ट नहीं देता तो फिर 55 और 2 कितना लेता, 57,000 रुपये लेता, है ना।
55,000 रुपये का AC और 2,000 रुपये उसके डिलीवरी चार्ज, 57,000 रुपये लेता और गिफ्ट के कोई पैसे नहीं ले रहा है, तो 57,000 रुपये जो है उसे मिल जाते। अब 57,000 रुपये में कितना लाभ होता? 17,000 रुपये का लाभ होता और लाभ हानि की वैल्यूएशन कॉस्ट पे करता इंटू 100, ये 0 आपके देखिए 4 0 यहाँ से काट दीजिए, 4 यहाँ से, ये 85/2 हो गया और 85/2 का मतलब 85 होगा, 170/2 4 करेंगे तो 85/2, इसको काट देंगे तो 42.5% आ जाएगा। 42.5% का उसे लाभ हो जाएगा जब वो कस्टमर को गिफ्ट 5,000 रुपये वाला नहीं देगा। तो 40,000 रुपये उसकी CP आ रही है, अभी उसे 52,000 रुपये मिल रहे थे तो 30% का प्रॉफिट हो रहा था। जब गिफ्ट नहीं देगा तो 57,000 रुपये मिलेंगे और इस तरह से उसे 42.5% का लाभ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 28 नंबर क्वेश्चन है और आज का चौथा सवाल है। एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दुगना कर देता है। आपको मालूम नहीं कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है और ज़रूरत भी नहीं है। एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दुगना कर देता है। यदि प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 20 हो तो विक्रय मूल्य को दुगना करने के पश्चात नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि प्रारंभिक लाभ 20% हो तो इसका मतलब है कि 100 रुपये किसी वस्तु की CP थी तो 120 रुपये SP था। ये हो गया प्रारंभिक लाभ प्रतिशत। जब 100 रुपये की चीज़ कोई 120 में बेची जाएगी तभी आपको 20% का प्रॉफिट होगा। तो प्रारंभिक SP हमें मालूम हो गया। अब वो कह रहा है कि एक व्यापारी वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दुगना कर देता है, तो इसे हम दुगना कर देते हैं। कितना हो गया? 240 रुपये नया SP हो गया और CP को कन्वर्ट नहीं किया तो 100 रुपये की चीज़ 240 रुपये में बेच रहे हैं, कितना लाभ होगा? 140। और लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पर करते हैं और इंटू 100 आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा 140, यानी 140% का लाभ होगा। तो इस तरह से सवाल आपको कहाँ से उठाना है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक मूल्य को दुगना कर देता है तो अब विस्मय में पड़ गए, ढूंढने लगे कि भाई प्रारंभिक विक्रय मूल्य तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। आगे जब आपने पढ़ा कि यदि प्रारंभिक लाभ 20% हो तो इसका मतलब कि 100 रुपये की चीज़ 120 में बेची जा रही थी, तो ये प्रारंभिक विक्रय मूल्य हो गया और इसे ही दुगना किया, CP को छेड़ा नहीं, तो 100 रुपये की चीज़ 240 में बिक रही है, 140% का प्रॉफिट हो रहा है। आपका सही आंसर D है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 29 है, आज का 5वां सवाल। एक किसान ने 4500 रुपये में 2 बकरियां खरीदी। एक किसान ने 4500 रुपये में 2 बकरियां खरीदी। उसने दोनों को न किसी लाभ पर न किसी हानि पर बेच दिया। जिस लैंग्वेज में आपके UPSI के पेपर में लिखा है हूबहू हमने वही अक्षर वही शब्द उसी तरह से उठा लिए हैं, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। तो थोड़ी सी लैंग्वेज अटपटे ढंग से लिखी हुई है। आप देखिए, उसने दोनों को न किसी लाभ पर न किसी हानि पर बेचा। अगर उसने एक बकरी को 27% मुनाफे पर बेचा तो दूसरे को कितने प्रतिशत नुकसान पर बेचा? कहने का मतलब ये है कि एक किसान ने 4500 रुपये में 2 बकरियां खरीदी, एक को 27% लाभ पे बेच दिया और दूसरे को X% की हानि पर बेच दिया। इस तरह से उसे न लाभ हुआ न हानि हुई, तो हानि प्रतिशत क्या है? तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक अगर इस सवाल को गलत साबित करने पर आ जाए तो इस तरह से हम इसे गलत भी कह सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ इस सवाल में हिडन है कि अगर 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, अगर 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो तो इसका ये आंसर प्रासंगिक हो सकता है कि भाई 27% ये दोनों की CP बराबर है, एक 2250 की है और दूसरी 2250 की है। एक को 27% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 27% की हानि पर, तो ना उसे लाभ और ना हानि हुई, तो ये बात उसकी प्रासंगिक हो जाती है। लेकिन इस सवाल में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि दोनों बकरियों का क्रय मूल्य बराबर है। 1 मिनट के लिए आप इमेजिन करिए, अगर एक बकरी 500 रुपये की है, दूसरी 4000 रुपये की है, तब तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। तो इस सवाल को अगर हम गलत साबित करने पर आए तो निश्चित रूप से गलत कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को अवॉइड कर दीजिए और ये मान के चलिए कि दोनों की कॉस्ट बराबर है।
है। तो ये चीज़ हमने आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के जो 9 वीडियो बनाए हैं उनमें आपको मिल जाएगा कि यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है और एक को x% लाभ पर बेचा गया है, दूसरे को x% हानि पर बेचा गया है, तो ऐसे सौदों में न लाभ होता है न हानि होती है। तो 4500 का आधा एक हो जाएगा 2250 और दूसरा हो जाएगा 2250, यानी 2250 की एक बकरी थी और दूसरी भी 2250 की थी। तो जब पहली 2250 की है और उसे 27% जब आप लाभ पर बेचेंगे, तो ये जब 27% लाभ पर आप बेचेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 2857 रुपये 50 पैसे। मैंने पहले से निकाल लिया था इसको, 2857 रुपये 50 पैसे। और जब इसको 27% की आप हानि पर बेचेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1642 रुपये 50 पैसे। और इन दोनों अमाउंट को अगर आप जोड़ेंगे तो 4500 रुपये हो जाएगा। और अगर इन दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे 22-22-50 को, तो ये भी 4500 रुपये हो जाएगा। तो 4500 की चीज़ 4500 में बेची जाएगी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को शामिल करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, क्योंकि ये सवाल गलत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि दोनों की CP बराबर है। अच्छा, और बाय द वे अगर ये लिखा होता कि दोनों का क्रय मूल्य बराबर है तो फिर आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं थी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होता है, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होता है और एक को x% लाभ पर एक को x% हानि पर बेचा गया, तो ऐसे सौदों में न लाभ होता है न हानि होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 30 नंबर सवाल पे, 30 नंबर क्वेश्चन पे, एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है और दूसरा व्यापारी, एक अन्य व्यापारी है जो बिक्री मूल्य पर लाभ की गणना करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दो व्यापारी हैं और एक कॉस्ट पे अपने लाभ की वैल्यूएशन करता है और दूसरा सेल पे यानी SP पे, सेलिंग प्राइस पे लाभ की वैल्यूएशन करता है। यदि दोनों 5200 रुपये में बेचे गए लेखों पर 30% लाभ का दावा करते हैं तो उनके लाभों का योग क्या होगा। एक चीज़ क्लियर है, जो कॉस्ट पे लाभ की वैल्यूएशन कर रहा है उसका लाभ कम होगा और जो सेल पे लाभ की वैल्यूएशन कर रहा है उसका लाभ ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो आप देखिए 5200 रुपये में दो अभिलेख बेचे गए हैं, तो पहला व्यापारी 5200 रुपये में बेचा है और ये कह रहा है कि मैंने क्रय मूल्य पर या लागत मूल्य पर लाभ की गणना किया है। तो ये 5200 रुपये विद प्रॉफिट है कितना, 30%, यानी 5200 रुपये 130% है। चाहिए हमें कॉस्ट यानी 100%। ये 0 कट गया, 13 चौको 52, 4000 रुपये की वस्तु थी और ये 5200 रुपये में बेची गई थी। इसका मतलब यहाँ पे कितना लाभ हुआ है, 1200 रुपये का। तो 1200 रुपये पहले व्यापारी को लाभ हुआ है। एक चीज यहां से क्लियर हो गई। अब दूसरा कह रहा है कि उसने अपने लाभ की वैल्यूएशन बिक्री मूल्य पर किया है और 30% का दावा कर रहा है। तो 5200 रुपये यहाँ का SP है और 5200 रुपये का जब बिक्री मूल्य है, 30% लाभ की जब वैल्यूएशन आप यहाँ से करेंगे तो ये जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 1560 रुपये। तो दूसरे व्यापारी को जो लाभ हो रहा है वो 1560 रुपये हो रहा है। अब अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो 1200 और 1560 मिला करके आपका हो जाएगा 2760 रुपये, यानी 2760 रुपये मिला करके दोनों का लाभ हो रहा है। जबकि एक कर रहा है लागत पर और दूसरा कर रहा है सेल पे, CP और SP पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, 2760 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अक्षय ने सभी शर्तें अंकित मूल्य पर 5% की छूट देने के बाद 285 रुपये के हिसाब से बेची। यहाँ तक केवल आप सवाल पढ़िए। वो 5% डिस्काउंट देता है और 285 रुपये में बेच देता है, राइट। तो ये 285 रुपये क्या है, 285 रुपये ये आपका विक्रय मूल्य है यानी SP है। और कैसा SP है, तो ये SP आपका 5% डिस्काउंट के बाद है। इसका मतलब MRP ज़्यादा होगी, यानी ये 285 जो है वो अकॉर्डिंग टू MRP 95% है। आपको तो MRP चाहिए यानी 100, ये 3 बार कट जाएगा यानी 300 रुपये MRP है आपके शर्ट के।
अब आगे सवाल पढ़िए, यदि उसने छूट न दी होती तो वह अपने लागत पर 20% लाभ कमा देता। यदि वह छूट न देता तो विक्रय मूल्य क्या होता, क्योंकि छूट सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है और जब छूट न दी जा रही हो तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य होता है। तो अगर वो छूट नहीं देगा तो ये 300 रुपये एसपी हो जाता और कितना उसे लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो ये 300 120% हो जाता। अब आपको चाहिए लागत या कॉस्ट यानी 100, और जब इसे आप कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा 250 रुपये, यानी शर्ट की जो लागत आएगी वो 250 रुपये आएगी। ये आपका आंसर सही है। अगर वो डिस्काउंट के साथ बेचता है तो 285 रुपये का, विदाउट डिस्काउंट बेचता है तो 300 रुपये का, और उसे इस तरह से कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 32 नंबर, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, और अगर आप प्रैक्टिस सही तरीके से आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, और यहाँ पे गलत होने वाली जैसी चीज़ कोई नहीं है। और एक चीज़ और गौर करिएगा, टोटल देखिएगा और देखने के बाद गौर करिएगा कि किस सवाल में ट्रिक्स आपकी लग रही है। जितनी भी ट्रिकी मैथ की किताबें हैं या जो ट्रिक्स पढ़ते हैं आप, उनमें से आप देखिएगा कितनी ट्रिक्स लग रही हैं। आपके किसी सवाल में कोई ट्रिक्स नहीं लगेगी, हर क्वेश्चन डाइवर्ट है। और यही वजह है कि जो बच्चे ट्रिक्स के सहारे बैठते हैं, ट्रिक पढ़ते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी समय है, फंडामेंटल सीखिए, बेसिक सीखिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इस परीक्षा में आप लोग सीनियर स्टूडेंट हैं तो बेसिक और फंडामेंटल समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप ट्रिक के सहारे मत बैठिए। इस सवाल को देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है और उसके बाद 60% का लाभ कमाता है, यानी छूट एमआरपी पे देता है और वस्तु को बेच देता है। जो विक्रय मूल्य है वो 60% के प्रॉफिट के साथ है। इसका मतलब है कि कॉस्ट एमआरपी से बहुत कम होगी, कॉस्ट एमआरपी से बहुत कम होगी, वस्तु की लागत एमआरपी से बहुत कम होगी। तो कम से कम इस तरह के ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। अगर तुक्का भी लगाएं तो सही जगह लगाएं, क्योंकि एमआरपी किसी चीज़ की 600 रुपये है और इस पे डिस्काउंट दे रहा है, लाभ भी कमा रहा है, तो लागत तो बहुत कम होगी ना। तो 700 और 600 तो असंभव सी बात है। अगर आपको तुक्का भी लगाना हो तो सी और डी में लगाएंगे, इसलिए थोड़ा सा लॉजिकल चलिए, है ना। अब आप देखिए इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। छूट सदैव किस पे दी जाती है, एमआरपी पे दी जाती है, और यहाँ पे 600 रुपये आपकी एमआरपी है। तो 600 रुपये पे जब आप 20% की छूट देंगे तो पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा, 80% करना पड़ेगा, और ये 8 छंग 48 यानी 480 रुपये इसका एसपी होगा विक्रय मूल्य। और ये विक्रय मूल्य पर आप कितना लाभ कमा रहे हैं, 60% लाभ कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये 480 रुपये 160% है। आपको चाहिए कॉस्ट या लागत, यानी 16 3 48 और 300 रुपये आपकी ये इसकी सीपी हो गई, लागत हो गई। तो सीपी 300 रुपये है, एसपी 480 है और एमआरपी 600 रुपये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगले क्वेश्चन पे 33 नंबर क्वेश्चन 33 नंबर लिखा हुआ है। और एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, इस चीज़ पे गौर करिएगा कि कौन सी ट्रिक लगाएंगे। कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी, ना कोई टीचर बता सकता है ना कोई किताब बता सकती है, कोई भी ट्रिक नहीं लगने वाली है। और आंसर आप देखिए बहुत ईजी वे में दे सकते हैं। ये बताइए, एक वस्तु पे 15% का डिस्काउंट, दूसरे वस्तु पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और दोनों इक्वल हैं, यानी 15% इक्वल बराबर 20%। इसका मतलब पहले वस्तु की कीमत ज़्यादा है, पहले वस्तु की एमआरपी ज़्यादा है। भाई मैं 15% दे रहा हूँ और इसको उतना ही मिल रहा है, और तुम 15% दे रहे हो, इसको उतना 20% दे रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी आमदनी या वेतन कम है, मेरी आमदनी ज़्यादा है। मैं 15% दे रहा हूँ, उसको 400 रुपये मिल रहे हैं, आप 20% दे रहे हो तो उसको 400 मिल रहे हैं। इसका मतलब आपकी इनकम कम है, मेरी इनकम ज़्यादा है। तो पहली एमआरपी बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी। और आप देखिए ये विकल्प और ये विकल्प और ये विकल्प असंभव है, क्योंकि इसमें पहली एमआरपी छोटी है और दूसरी बड़ी है, जबकि पहली एमआरपी बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी। अब आप देखिए, एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से करेंगे। तो यहाँ परसेंटेज में अगर कोई चीज़ बराबर है तो उनमें इन्वर्स रिलेशन होता है, विलोमानुपात। इसका मतलब है कि अगर इस तरह से कहा जाए कि 1/15 और ये 1/20,
तो अगर आप इसमें रिलेशन निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 15 चौको 60 और ये 20 तिहाई 60, ये 4 3 का इस तरह से रिलेशन। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा एक अच्छा सा और आपको तरीका बताता हूँ, वो कह रहा है कि दोनों छूटे समान हैं, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। मान लीजिए वो 60 हो गया, ठीक है, तो 60 का आप 15% निकाल लो, कितना आएगा, 4 रुपये आ जाएगा। 15 चौको 60 है, और उसके बाद 60 का आप निकाल लीजिए 20%, तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 काट दीजिए, और ये आपका आ जाएगा 60 का जब आप 20% निकालोगे तो 3 आ जाएगा आपका, सॉरी 15 छक्का 90। 1 मिनट में फिर से निकाल के आपको दिखा देता हूँ। अगर 60 वो वैल्यू हम मान लेते हैं कि वो 60 है, तो ये 15% है, और चाहिए हमें 100%, यानी एमआरपी निकाल लेते, तो ये 400 हो गया। और अगर ये 60 हमारा 20% है, चाहिए 100%, तो ये 300 हो गया। अब 400 में और 300 में क्या रिलेशन हो जाएगा, आप देख लीजिए, 4 और 3 का संबंध हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं से भी करिए, अगर परसेंटेज में, गुना में और दशमलव गुना में कोई चीज़ बराबर है तो उनके मध्य इन्वर्स रेशियो होता है, विलोमा अनुपात होता है। तो इस तरह से आप तेज़ी से आंसर दे सकते हैं, और आप देखिए बिना लगाए भी आप बता सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 34 नंबर पे, और बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और बेहतर कोशिश करिएगा। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 12,900 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 12,900 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। इसका मतलब है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य इक्वल है। इस सौदे में उसे न लाभ होता है न हानि, यानी इस व्यवसाय में उसे न लाभ होता है न हानि। और पहली वस्तु को उसने 29% के लाभ पर बेचा है, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर बिजनेस में न लाभ हुआ है न हानि, और पहली वस्तु को प्रॉफिट पे बेचा है, तो एकदम सर्टेन है कि दूसरी वस्तु पर लाभ लिया होगा, सॉरी हानि पर बेचा होगा, क्योंकि पहले में जो कमाया है उसको दूसरे में गवा दिया है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि न उसे लाभ हुआ है न हानि। तो इस क्वेश्चन को ज़रा डिटेल में और अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे जो दोनों वस्तुएं हैं उनके जो एसपी हैं, विक्रय मूल्य क्या है दोनों वस्तुओं के, तो वो 12,900 रुपये हैं। 12,900 रुपये एसपी हैं, यानी विक्रय मूल्य हैं दोनों के। तो दोनों के विक्रय मूल्य 12,900 रुपये हैं, एसपी 900 रुपये दोनों के हैं। एक को बेच करके उसने 29% का लाभ कमाया है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, फर्स्ट को उसने 29% लाभ पर बेचा है, और दूसरे को कह रहा है उसने हानि पर बेचा है। तो हम मान लेते हैं कि X% हानि पर बेचा है, क्योंकि ये मालूम नहीं कितने % हानि पर। लेकिन व्यवसाय में क्या हुआ है, व्यवसाय में ना लाभ हुआ और ना हानि हुई। व्यवसाय में उसे न लाभ हुआ न हानि हुई। तो पहली वस्तु उसने 12,900 रुपये की बेची, 29% का लाभ हुआ, तो उसकी कॉस्ट देखते हैं। 12,900 रुपये, 29% लाभ का मतलब 129%, चाहिए कॉस्ट यानी 100%। पहली वस्तु की जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपये है। इसका मतलब लाभ कितना था, 2,900 रुपये लाभ था। अब 2,900 रुपये उसको पहली वस्तु पे लाभ हुआ था, और ये उसने गवा दिया दूसरी वस्तु को बेच करके। तो दूसरी वस्तु को उसने 12,900 रुपये में बेची, और कहा साहब मुझे 2,900 रुपये की हानि हो गई, क्योंकि पहली में जो 2,900 रुपये हमने कमाया था वो दूसरे में गवा दिया। तो 12,900 रुपये की दूसरी वस्तु बेची और 2,900 रुपये घाटा हो गया। इसका मतलब है कि दूसरी वस्तु कितने की है, 15,800 रुपये की है। दूसरी वस्तु की जो सीपी है वो 15,800 रुपये की है। अब 15,800 रुपये की वस्तु है और इस पर 2,900 रुपये का घाटा होता है, तो 2,900 रुपये 15,800 रुपये का कितने प्रतिशत है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए 0 तो यहाँ से कट जाएगा, और ये 2,900 का आधा अगर हम करेंगे तो 1,450 आ जाएगा। 1,450 बटा 70 और 9, ये हो गया 79। अगर इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 18.35 आ जाएगा परसेंटेज। आप भाग दे करके स्वयं से चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, बड़ा ही अच्छा सवाल है। 2 वस्तुओं को 12,900 रुपये में बेचा गया था, एक लाभ
लाभ पे बेची गई थी, दूसरी हानि पर, और फाइनली उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो पहली वस्तु को हमने 12,900 में बेचा और 29% का लाभ हुआ। इसका मतलब वो वस्तु 10,000 रुपये की वास्तव में थी, तो यहाँ से जो 2900 रुपये कमाया था दूसरी वस्तु में गवा दिया था। और ये बोल रहे थे कि 12,900 रुपये की दूसरी वस्तु बेची है, हमें 2900 रुपये की हानि हो गई, इसका मतलब वो 15,800 रुपये की है। और लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं? कॉस्ट पे करते हैं। तो 15,800 रुपये पे 2900 रुपये का घाटा दूसरे में हो रहा है, जो कि 18.35% के बराबर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 35 नंबर पे, और ये प्रश्न पिछले वीडियो में दो मैं बता चुका हूँ। आप देख करके इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन नहीं बल्कि क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन देखना है। आपको सिलेक्शन लेना है, योग्यता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप फिर से देखिए, एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है। उसके लाभ का प्रतिशत तब क्या होगा अगर उसके विक्रय मूल्य और लागत मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए। अगर विक्रय मूल्य और लागत मूल्य को 20% बढ़ा रहे हैं तो प्रीवियस लाभ परसेंट जो था वही लाभ परसेंट आज भी होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ऐसे में 2 क्वेश्चन आपको पीछे भी बता चुका हूँ। तो प्रीवियस लाभ परसेंट 5 था, तो आज भी लाभ प्रतिशत 5 ही होगा। आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट को भी और सेल को भी 20% बढ़ाया जा रहा है। एग्जैक्टली एक जैसा बढ़ाया जा रहा है। अब आप देखिए किस तरह से आंसर देंगे। एक व्यापारी अपने माल को बेचकर 5% का लाभ कमाता है। इसका मतलब क्या है कि वो 100 रुपये की चीज़ 105 में बेचता है। तो ये 100 रुपये वस्तु की कॉस्ट हो गई और 105 रुपये उसका सेल हो गया। तो 100 रुपये की वस्तु 105 में बेचता है। तो यहाँ तक आपका सवाल सॉल्व हो गया कि एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% लाभ कमाता। अब आप कह रहे हो कि तब लाभ प्रतिशत क्या होगा जब सीपी और एसपी दोनों 20% बढ़ जाएं। तो अगर आप सीपी को 20% बढ़ाओगे तो नया सीपी कितना हो जाएगा? 120 रुपये। और अगर एसपी को 20% बढ़ाओगे तो इसका 20% 21 रुपये होगा। 21 इसमें जोड़ दो, 126 एसपी हो जाएगा। आप निकाल लीजिएगा इसका 20%। 105 का 20% 21 रुपये होगा, और 105 में जब 21 जोड़ोगे तो 126 हो जाएगा। तो अभी 120 की चीज़ 126 में बेच रहे हो, 6 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर करते हो इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर दोगे तो फिर से 5% आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर सीपी और एसपी को एक जैसा बढ़ाते हैं तो लाभ प्रतिशत आपका पुराने जैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक उदाहरण और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक वस्तु को 11.4% लाभ पर बेच दिया गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कठिन सवाल बोल रहा हूँ। एक वस्तु को 11.4% लाभ पर बेच दिया गया। यदि इस वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 15% बढ़ा दिया जाए तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? वही 11.8 जो पहले बताया था। कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। और मॉडिफाइड इस क्वेश्चन को कर दूं और कठिन कर दूं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और इस पे नज़र रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपका जो मैंने बताया उसे अपने शब्दों में अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, फिर देख करके टिक कर सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। सेल्वी ने 240 रुपये कीमत की एक नोटबुक खरीदी। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 लाभ चाहती है तो किताब का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए? तो उसे 240 रुपये में उसने खरीदी है, तो ये उसकी कॉस्ट हो गई यानी सीपी हो गई। अब उसे 240 और प्लस 240 का 2/3 यानी का 2/3 इतना पैसा उसे चाहिए। 240 प्लस 240 का 2/3, तो 240 का 2/3 कितना हो जाएगा? 160 रुपये। 160 और 240 कितना पैसा उसे चाहिए? 400 रुपये। तो किताब का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 400 रुपये चाहिए, तभी उसे अपनी लागत का 2/3 यानी 2/3 उसे प्रॉफिट हो पाएगा। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, देख करके आप टिक कर सकते हो कि 2/3 यानी 3 × 8 = 24, 8 × 2 = 16, 160 जोड़ दिया, 400 रुपये टिक कर दिया। ये आपका आंसर हो गया। आइए अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 37 नंबर।
रमा ने 1200 रुपये की कुल लागत पर 2 घड़ियाँ खरीदी, यानी 2 घड़ियाँ हैं जिनकी लागत या खरीद मूल्य 1200 रुपये है। एक का कितना है, दूसरे का कितना है, ये हमें हरगिज़ नहीं मालूम है। रमा ने 1200 रुपये की कुल लागत पर 2 घड़ियाँ खरीदी। वह एक घड़ी को उसके लागत मूल्य से 20% कम मूल्य पर, यानी पहली को 20% के घाटे पे बेच देती है और दूसरी घड़ी को लागत मूल्य से 50% अधिक पर, यानी दूसरी को 50% लाभ पर बेच देती है। इस प्रकार इस पूरे लेन देन में उसे 40 रुपये का लाभ हो जाता है। आपको ये बताना है कि दोनों घड़ियों के लागत मूल्य का अंतर क्या है। तो ये काफ़ी अच्छा सा सवाल है, इसे समीकरण भी बना के कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समीकरण बना के नहीं बताएंगे। पहले आपको एलिगेशन मेथड से बताते हैं। अच्छा, एलिगेशन मेथड से क्यों आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे मिश्रण दिया हुआ है। किस चीज़ का मिश्रण दिया हुआ है, 2 चीज़ों का मिश्रण दिया है, क्योंकि एक व्यापार हमने लाभ पे किया है और एक व्यापार हानि पर किया है, लेकिन जब दोनों व्यापारों को मिक्सचर किया तो हमें फाइनली 40 रुपये का लाभ हो गया है। जबकि एक में देखा जाए तो 20% की हानि हुई थी और दूसरे पे 50% का लाभ हुआ था, लेकिन मिला जुला प्रभाव क्या रहा, प्रॉफिट रहा। तो एलिगेशन मेथड से हम इसे कर सकते हैं। आप देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहली चीज़, उसे पहली को हानि पर बेचा है 20%, दूसरे को लाभ पे बेचा, लेकिन पूरे व्यवसाय में कितने % का लाभ या हानि हुई ये आपको नहीं पता है, केवल ये पता है कि 40 रुपये का लाभ हुआ है। तो 40 रुपये ये जो है ये 1200 रुपये का कितने % है, हमें पहले ये पता करना पड़ेगा, इंटू 100। तो ये 0 0 कट जाएगा और 4 दहम्मा 40 और 4 तिहाई 12, यानी 10.3% का लाभ हुआ। 10/3% का पूरे बिजनेस में लाभ हुआ। अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए फर्स्ट घड़ी है, ये हमारी सेकंड है। तो फर्स्ट को हमने 80% पे बेचा था और सेकंड वाली को 150% पे बेचा। कैसे, फर्स्ट को 20% हानि पर और सेकंड को 50% लाभ पे, लेकिन बिजनेस में 10/3% का हमें लाभ हुआ है। तो ये हो जाएगा, इसको इस साइड में देखिए लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, 100 + 10/3। तो 100 + 10/3 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 310/3 हो जाएगा। तो 310/3 ये आपका हो गया मिश्रण दोनों का। अब इससे घटा करके आप इधर लिखोगे और इससे घटा करके इधर लिखोगे। तो इसको देखिए, पहले हम इसको लिख रहे हैं। तो ये 450 में से 310 चला जाएगा, 140/3 आ जाएगा। आप घटा लेना। अब इससे घटा रहा हूँ, 8 त्रिक 24, 240 जाएगा तो 70/3 आ जाएगा, है ना। अब आप इसको घटा करके देख लीजिएगा। ये मैं हल्का सा यहाँ लिखे दे रहा हूँ, देखिए कैसे घटाते हैं। ये आपका हो जाएगा 150 - 310/3। तो 5 तिहाई 15, 450, 450 में से 310 गया, 140 हो गया, 140/3 हो गया। और दूसरा हो जाएगा 310/3 - 80। तो 8 त्रिक 24, 240, 310 में से 240 चला गया तो ये 70/3 हो गया। अब दोनों में ये बराबर है, कट जाएगा, 0 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 1 का संबंध हो गया दोनों की कीमत पे। और 1200 रुपये टोटल कीमत है, तो 1200 रुपये बटा अनुपातिक योग। और पूछ रहा है कि दोनों के लागत मूल्यों में अंतर क्या है, तो दोनों का अनुपातिक अंतर 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 400 रुपये आपका। ये आपका आंसर हो गया। अगर किसी की लागत पूछेंगे तो उसका अनुपात अगर 2 रखोगे तो हानि पर बेची गई 800 रुपये की थी, और 1 रखोगे तो लाभ पर बेची गई 400 रुपये की थी। 800 और 400 का अंतर फिर से 400 रुपये आ जाएगा। अच्छा, ये तो एलिगेशन मेथड हो गया कि आप एलिगेशन मेथड से कर सकते हो। दूसरा मैं समीकरण आपको बना देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा घर पे बैठ करके, आप आराम से समीकरण सॉल्व करिएगा। तो देखिएगा कि ये समीकरण से भी कैसे कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल और अच्छा महसूस करेंगे, आप उससे करिएगा, आसानी से सवाल कर सकते हैं। वैसे एलिगेशन मेथड अच्छा है, आप इसी से करिए। देखिए, पहली घड़ी को हम मान लेते हैं कि x रुपये की थी, और तो दूसरी घड़ी आपकी 1200 - x की हो जाएगी। ठीक है, पहली घड़ी x की हो गई तो दूसरी 1200 - x की हो गई। अब हम पहली घड़ी को बेच देते हैं 20% के घाटे पे, तो ये 80/100 हो जाएगा, और दूसरे को बेच देते हैं 50%
50% के लाभ पे, तो 150 बटा ये 100 हो जाएगा। अब ये SP हो गया दोनों का, और दोनों का SP मिला करके कितना टोटल है 1240 रुपये। आप ये देख लीजिएगा, थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, 1240 रुपये। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका निश्चित रूप से आंसर आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 800 आ जाएगी, तो आप इससे घटा दोगे, दूसरे की कीमत 400 और 800 का और 400 का अंतर कितना होगा 400 रुपये। तो ये समीकरण सॉल्व करके एक बार देखिएगा, आपका सही आंसर सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल लिखा हुआ है। 20% की छूट के बाद शीला 2400 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन बेचती है और 20% का लाभ कमाती है। अगर वह बिना किसी छूट के इस मोबाइल फ़ोन को बेचती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? पहले से तो ज़्यादा ही होता, यानी 20% से तो ज़्यादा ही होता। मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैं 20% लाभ कमा रहा हूँ, अगर डिस्काउंट नहीं दूंगा तो क्या होगा, ज़्यादा लाभ कमाऊंगा। तो कम से कम इस तरह का आंसर तो नहीं हो जाएगा। 20, 20, 40 और सबसे 40, हाँ ये 50 सीधा आप टिक कर देंगे, क्योंकि आप देखिए 40 से सब छोटे हैं। 20% डिस्काउंट दे रहा है, 20% लाभ कमा रहा है। अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो 20 तो कम से कम 40 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो आपके ये तीनों आंसर नहीं होंगे। अगर तुक्का भी लगाना चाहें तो इसका सही आंसर 50% है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम कहाँ पे समय बर्बाद करते हैं और क्यों परेशान होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। होता क्या है कि अगर इस 2400 की जगह, यहाँ तो 2400 बड़ी अच्छी सी डिजिट रखी हुई है, अगर 2400 की जगह कोई कॉम्प्लिकेट डिजिट होती तो हम इसी में फंस करके रह जाते हैं। मान लीजिए 2400 की जगह 2328 रुपये 89 पैसे हो, तब आप क्या करोगे? क्या इसी को उठा के सॉल्व करोगे? नहीं। अगर डिजिट हमारे फेवर में नहीं, और आदत आप डालिए, जब भी आपसे परसेंटेज में आंसर मांगा जाए किसी की दी गई डिजिट को हम टच नहीं करेंगे। आइए दिखाते हैं बिना इसका प्रयोग किए हम कैसे आंसर देते हैं। आप देखिए, ये MRP है, ये SP है और ये CP है। इसमें हम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जैसा चाहें, जैसा फ्लेक्सिबल रहे वैसा चल सकते हैं। मान लिया मोबाइल हमारा 100 रुपये कॉस्ट का था, ठीक है। CP मोबाइल की 100 रुपये थे, तो ये शीला 20% लाभ कमाती है। 100 रुपये की चीज़ पे अगर कोई 20% लाभ कमाएगा तो वो कितने रुपए का मोबाइल बेचेगी? जाहिर सी बात है 120 रुपये का बेचेगी, और 120 रुपये का बेच रही है आफ्टर डिस्काउंट। इसका मतलब कि MRP ज़्यादा है, तो 120 रुपये आफ्टर डिस्काउंट है, 20% छूट का मतलब ये 80% है, चाहिए MRP यानी 100%। इसका मतलब है कि इस मोबाइल की जो MRP हो गई, आप काट दीजिए 40 दूना ये 80 हो गया, और 40 तिहाई, और ये 2 से काट दीजिए 50, 150 रुपये। तो मोबाइल की MRP क्या हो गई? 150 रुपये हो गई। अब MRP 150 है, SP 120 है और CP 100 है। देखिए छूट हमने कितना दिया? 20%। 15 8 120, 1200 का बिक रहा है, जब 120 का बिक रहा है और 100 रुपये की चीज़ है, तो कितना लाभ हो रहा है? 20%। अगर आप छूट नहीं दोगे तो सीधा 100 रुपये की चीज़ कितने में बिकेगी? 150 रुपये की, और आपको कितना लाभ होगा? 50% का लाभ होगा। तो 100 रुपये की चीज़ अगर 150 में बिकेगी तो सीधा 50%। हमने कतई नहीं प्रयोग किया इसका। क्यों नहीं प्रयोग किया? क्योंकि आंसर परसेंटेज में मांगा गया था। अच्छा, एक पॉइंट आपको और बता दूं कि अगर आप 2400 का प्रयोग करते हैं तब भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर डिजिट फेवर में ना रहे तो कतई डिजिट को लेके ना चलें। ये 2400 रुपये वो बेच रही है, ये SP है, राइट। अब SP जो है, यहाँ से हम दो चीज़ें निकालेंगे, MRP और CP। ये 2400 रुपये जो SP है, ये अकॉर्डिंग टू MRP 20% डिस्काउंट के साथ है, यानी MRP हमारी 100% होगी और ये है 80%, यानी 3000 रुपये। तो 3000 रुपये हमारी MRP हो गई। अच्छा, अब 2400 रुपये विद प्रॉफिट है, तो इसकी हम कॉस्ट देख लेते हैं। 20% लाभ हो रहा है, तो ये 120 है, चाहिए 100, और ये कट करके आ जाएगा 2000 रुपये। तो 2000 रुपये की वस्तु पे 3000 रुपये लिखा हुआ है। अगर छूट नहीं दोगे तो 3000 की बेचोगे, सीधा 1000 रुपये का लाभ होगा। किस पे? 2000 रुपये पे, और इंटू 100 आंसर आ जाएगा
50%। तो अगर डिजिट आपके फेवर में हो तब तो ठीक है, अदरवाइज डिजिट को लेकर के ना चलिएगा। एक क्वेश्चन पे और आपसे चर्चा करूंगा, लास्ट में था तो पहले ही, लेकिन मैंने छोड़ दिया था उसको बाद के लिए। वो क्वेश्चन गलत है, तो सिर्फ हमारा कहने का मतलब ये है कि वो गलत क्वेश्चन मैं क्यों सॉल्व करा रहा हूँ। अगर गलत क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो क्या हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो गलत है हम उसकी पहचान कर लें और पहचान करने के बाद उसे ड्रॉप कर दें? क्यों? क्योंकि गलत होगा तो या तो उसको मूल्यांकन से बाहर कर देंगे और शेष क्वेश्चनों पे वैल्यूएशन करेंगे, और या उसकी मार्किंग सबको की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्वेश्चन पहचानने की कैपेसिटी क्या हमारे अंदर होती है? तो इसलिए वो क्वेश्चन हम आपको लिख करके दिखा रहे हैं। आइए प्रश्न पर। हाँ, ये क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये लास्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, और इसको लेकर के 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस करिए, 1 बार 2 बार 3 बार करिए, तब तक करिए जब तक आपके फेवर में वो क्वेश्चन ना जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब तक बहुत अच्छे से नहीं आ रहा होगा तब तक नहीं कर पाएंगे आप। तो क्वेश्चन बहुत ही फ्लुएंट आना चाहिए। सवाल देखिए, 2 किस्म के चावल हैं जिनके मूल्य क्रमशः 50 रुपये प्रति किलो और 60 रुपये प्रति किलो है। इनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिश्रण को 50 रुपये किलोग्राम की दर से बेचने पे 11.11% का लाभ हो? तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि 50 रुपये किलो का एक चावल है, 50 रुपये पर केजी का, और दूसरा 60 रुपये पर केजी का चावल है। तो जब इनका मिक्सचर किया जाएगा, किसी भी रेशियो में किया जाए, दुनिया का कोई भी रेशियो 1 और 99 के रेशियो में जब किया जाएगा तो मिक्सचर की जो कॉस्ट आएगी वो 50 से ज़्यादा आएगी। जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो जो मिक्सचर की कॉस्ट होगी, सीपी मिक्सचर की होगी, जो खरीद मूल्य मिक्सचर का होगा वो 50 से ज़्यादा होगा क्योंकि अच्छा वाला मिला है, और 60 से कम होगा क्योंकि खराब वाला मिला है। तो क्या होगा रेट? मिक्सचर रेट हमेशा बीच में होता है, कॉस्ट हमेशा बीच में होती है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि मिश्रण को 50 रुपये जब प्रति किलोग्राम बेचते हैं तो हमें 11.11% का लाभ होता है। तो जब 11.11% का 50 रुपये में बेचने पे लाभ होगा तो ये आपका आ जाएगा, इंटू जब 100 करेंगे तो 45 रुपये आ जाएगी मिक्सचर कॉस्ट। आप इसको सॉल्व करिएगा, ये 45 रुपये मिक्सचर कास्ट आ जाएगी। इसको 11.11 को आप लिख सकते हैं 11 सही 1/9। तो 11 सही 1/9 लिख करके सॉल्व करोगे तो 45 रुपये सीपी आ जाएगी। अब 50 रुपये और 60 रुपये किलो वाला जब चावल मिलाओगे तो कभी भी मिक्सचर की कॉस्ट 45 रुपये नहीं हो सकती, असंभव है। 50 नहीं हो सकती, असंभव है। यानी 50 से ज़्यादा होगी और 60 से कम होगी। तो एक नज़र में देखते हुए हमने कहा भाई साहब ये सवाल गलत है, इसको छोड़ो, दूसरे क्वेश्चन पे चलो। कम से कम समय तो नहीं बर्बाद करेंगे, अदरवाइज 4 बार लगाएंगे इसको, क्योंकि हमें आता है, हमने पहले पढ़ा है, इसलिए बार बार लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन गलत है और 2 से 3 4 क्वेश्चन आप देखते होंगे हर पेपर में गलत हो जाते, तो इतनी कैपेसिटी ज़रूर आप मेंटेन करिएगा कि उसको अवॉइड करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सके। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उससे हटिए और हट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। तो इस तरह से आपने देखा, ये तीसरा वीडियो था। 3 वीडियो में टोटल 39 क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिए हैं और अभी इतने ही क्वेश्चन बाकी हैं। तो कोशिश करूँगा तो 2-3 वीडियो में वो भी हो जाएंगे। इसके बाद जो नया मैं उठाऊँगा वो परसेंटेज होगा, और इसी तरह से कर करके जितने भी हो सकेंगे एक एक चैप्टर, जैसे प्रॉफिट लॉस उठाया 3 सवाल 7.5% लगभग कवर कर लिया। जब हम समय दूरी चाल उठाएंगे तो लगभग 10% एरिया कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इसी तरह से क्या होगा कि अगर हम 10 से 12 चैप्टर, वैसे तो मैं 8 ही कह रहा हूँ, 8 त्रिक 24 सवाल 60% होता है, और अगर समय रहा और अच्छा सब कुछ रहा तो 10-12 चैप्टर अगर हमने क्लियर कर लिए तो आप मान करके चलिए कि 80% से ऊपर आप रिकवरी कर लेंगे। 20% में अगर कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग और कुछ यूनिक चीज़ें पूछी जा रही हैं तो उन यूनिक चीज़ों से हमें मतलब नहीं, हमें जर्नल चीज़ों से मतलब है। अगर जर्नल हमारी अच्छी हो गई तो यूनिक चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पढ़िए और करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।